वो कहते हैं जी मैंने आपके लिए चाय मंगवा ली, फिर एमएस से चाय मंगवा ली। मैं क्या करती। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बेटे मैंने आप लोगों की वजह से तब 10 दफा ऑनलाइन होके बंद कर दिया। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? बेटे आप लोगों का लिंक बिल्कुल ठीक था। वाई वर यू सेंडिंग मी दोज रॉन्ग मैसेजेस के 3 बजे लिखा हुआ है, उसकी वजह से मैं भी 2-3 दफा ऑनलाइन होके मैंने लिंक बंद किया है। और फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा और मुझे बताया गया कि आपको बिल्कुल ठीक लिंक भेजा हुआ है। आप लोगों ने कीमती 1 आवर बेटे जाया कर दिया। इस वक्त भी सिर्फ 9 बच्चे हैं। मुझे इतना बताएं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। अच्छा सारी बातें छोड़ के अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटे कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग? इट्स ओके। ओके बेटे जीआईटी हमारा फिनिश हो गया था। जीआईटी में एक क्वेश्चन रहता था, मुझे याद है, एंटी एमिटिक्स का। बेटे एंटी एमिटिक्स मैं क्लास में आके डिक्टेट करवाऊंगी क्योंकि 1 हफ्ते के लिए आपका कॉलेज बंद है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो 20th के बाद जब ऑन होगा तब मैं वो रिटर्न लिखवाऊंगी क्योंकि इस तरह ऑनलाइन रिटर्न लिखवाना पॉसिबल नहीं है। और ना ही मैं इस तरह एएनएस स्टार्ट करवाऊंगी। फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? जी जी मुझे पता है बेटे नरजिस। इसलिए मैं अब आपको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवाने लगी हूँ। अपनी इनाम दानिश की किताब में एंटीबायोटिक्स का चैप्टर निकाल लें बेटे। हम एंटीबायोटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। बेटे एंटीबायोटिक्स का चैप्टर निकाल लें आप। बेटे चैप्टर निकल आया है।
ओके बेटे, एंटीबायोटिक्स आर दो ड्रग्स जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, बायो मीन लाइव, यानी कि ऐसी ड्रग हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव की जाती हैं। अगर तुम लोगों को एक फेमस सेंटेंस याद हो गया तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1891 के अंदर, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ये ऐसी चीजें हैं जो से मोस्टली डिराइव की जाती हैं, कुछ इसमें सिंथेटिक भी होती हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स बेटे, कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर पेपर में तुम्हें जो है वो एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज कहीं यूज करके आ जाए, that is also the same because bacteria are antibiotics, sorry, microorganisms। तो अब हम क्या करते हैं, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ताकि हम इसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोई भी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसके ढेर सारे रीजन हो सकते हैं। कोई किसी भी रीजन की वजह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको लो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, बैड हाइजीन की वजह से हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज को डील करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स को हम डिवाइड करते हैं उनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में। कैसे? डिफरेंट क्लासेस में। बेटे प्लीज, मैंने एक्सटेंडेड और नैरो स्पेक्ट्रम तक करवाई है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। फिर तुम लोग क्लास में कहोगे हम ऑनलाइन नहीं हुए, हमें समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। काइंडली सबसे पहले एक काम करो, एंटीबायोटिक्स की इनाम दानिश की किताब जिसके पास है उस बुक नहीं है, प्लीज उसकी एक पिक्चर शेयर करो, और मैं तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में पहला सफा पढ़ो। ऐसे तुम्हें समझ नहीं आना, पहले वो फर्स्ट पेज को रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज डू इट नाउ। 5 मिनट के लिए मैं खामोश हूँ।
I'm not speaking at the moment. I'm just asking you, are you done with page number 57 of the antibiotics? Okay, Narjis, good. What about the rest of you? Okay, great. इसमें जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो तो तुम लोगों को पता लग ही गया है कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या हैं और कौन से फैक्टर्स उनको कॉज करते हैं। उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बता रही थी, हम लोगों को नैरो स्पेक्ट्रम बताया, और नैरो स्पेक्ट्रम वो ड्रग है जो किसी एक ऑर्गेनिज्म या सिंगल क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं। दे कम अंडर नैरो स्पेक्ट्रम, जैसे कि आइसोनायाजिड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा था एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वो है जिसमें के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एक्सटेंड कर जाता है, मोस्टली ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है जिसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये नाम ही तुम्हें बता रहा है कि इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और बढ़ जाता है, यानी अब ये और ब्रॉडर लेवल पे काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ अ स्पेशल ग्रुप्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे काम करते हैं, इसलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब हमारा नैरो या एक्सटेंडेड से काम ना चले। अगर डायरेक्टली हम ब्रॉड, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हुआ है और तुमने जो मुझे खाने के लिए ड्रग दे दी है वो ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्ट करती है, ग्राम नेगेटिव पे भी। ग्राम नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो व्हाई शुड आई टेक द ड्रग दैट विल इफेक्ट ग्राम नेगेटिव एज वेल। अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड। और एंटीबायोटिक्स में चूंकि हम वर्ज पे पहुंच गए रेजिस्टेंस के, और ऐसा मकाम आएगा कि कभी कोई एंटीबायोटिक्स किसी पे इफेक्ट नहीं करेगी, that is why we have to avoid taking antibiotics irrationally. आप किस ड्रग के अगेंस्ट अपनी सेंसिटिविटी शो करोगे, ठीक है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग यूज करने का एक नुकसान ये भी होता है कि हम अच्छी बात है ब्रॉड स्पेक्ट्रम को यूज करना तब जबकि कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हो या पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी डिक्रीज हो रही हो कि हम कुछ और इस्तेमाल कर ना सकें। लेकिन मोस्टली हमें जो है वो क्लास स्पेसिफिक ड्रग को इस्तेमाल करना चाहिए। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। बॉडी में नॉर्मल बैलेंस कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, बेटे जब हम ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो इसमें इशू ये आता है कि ये बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब कर देता है। अब वो नॉर्मल फ्लोरा ने बहुत से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बॉडी के अंदर चेक इन करके रखा होता है, ठीक है।
हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बॉडी के अंदर चेक इन करके रखा होता है, यानी उनकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है, ये नॉर्मल फ्लोरा जो है तो हम और बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। जैसे जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी में कैंडिडा की ग्रोथ को चेक इन रखता है। जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो कैंडिडा, जिससे कैंडिडियासिस होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो चेक इन में नहीं रहेगी। अब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इन्फेक्शन को, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा जिसने उसको पहले चेक इन रखा हुआ था वो होने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अगर क्लास में तो ये तो नहीं ना पता कि मैंने नॉर्मल को मानना है कि मैंने उसको मानना है। वो सारे की सारे बैक्टीरिया पे इफेक्ट करेगी, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसलिए नॉर्मल इफेक्ट उसको ग्रोथ को भी डिस्टर्ब कर देगी और न्यू सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे, जिसको सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। एक और चीज लिखी हुई है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, स्टॉप करती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी सिर्फ ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। और बैक्टीरियसिडल ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब इनका क्या इफेक्ट है और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेटे, जब तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और उसकी अपनी बॉडी का जो है वो इफेक्ट अच्छा है कि वो बॉडी भी फाइट बैक कर सकती है, तो हम बैक्टीरिया को फर्दर मल्टीप्लाई होने से रोकने के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं। जब बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होके और ज्यादा बॉडी पे हावी नहीं हो सकता, बॉडी को और ज्यादा जो है वो उसको जब बैक्टीरिया इस तरह करता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम जब अपना वो इफेक्ट कर लेती है ड्रग, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है उसको बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय कर जाता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट इन्फेक्शन फ्री। लेकिन बैक्टीरियसिडल ड्रग्स हमें तब देने की जरूरत पड़ती है जबकि पेशेंट का सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। हमें पता है कि यहाँ पर उनकी प्रोजनी हो गई हुई है, बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये तुम लोगों को पता चाहिए। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, इट डज लाइक दैट। बेटे, आवाज कटने का मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी तरफ भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद द कनेक्शन। व्हाट कैन आई डू, आई कैन टीच यू अकॉर्डिंग टू माई स्टेमिना एंड कैपेसिटी। मेरे पास सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। बात करी थी मैं सिडल की। सिडल ड्रग हम तब देंगे जब हमें पता है कि बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ रोकने से कुछ नहीं होना, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कि बैक्टीरिया इतनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी हुई है, इतना वो एनकाउंटर कर चुका हुआ है, इतना ज्यादा वो जो है वो काबू पा चुका हुआ है, तो हमें यहाँ पर बैक्टीरियसिडल ड्रग देने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो बन गए हुए हैं वो भी किल हो जाएं, और जो न्यू प्रोजनी है वो कैसे बनेगी अगर बनने वाले जो। तो बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में ये मेन फर्क है। तुमने पहला पेज पढ़ लिया था, काइंडली जहां पे लिखा हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक और सिडल, उसको दोबारा पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उनको भी दोबारा यूज रीड करो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है नेक्स्ट पेज पे है। अब मैंने समझा दिया है, रीड करने के बाद अगर कोई तुम्हारा क्वेश्चन है, आस्क मी हियर, देन आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। यू हैव 5 minutes फॉर इट। इतनी देर कहूंगी इसलिए आवाज नहीं आएगी।
नेक्स्ट जी बेटे, रीड कर लिया आपने? यहां तक पढ़ लिया आप सबने? एनी क्वेश्चंस बेटे? रेस्ट ऑफ यू कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी राइट नाउ। ओके बेटे, आगे मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर लिखा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, जिसके एडवांटेजेस हैं और कुछ ड्रग रेजिस्टेंस है। इस पे पेपर में क्वेश्चन ही आता है, ये तुम लोगों ने यही से करनी है। आगे तुम देखो पेज नंबर 163 के ऊपर डाइमेथोप्रिम और एंटीबायोटिक्स में फिर हमारे पास आ रही है जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ जी, सिंथेटिक ये भी मैंने कवर करवा दिया, ब्रॉड नैरो भी वही है। प्लीज पेज नंबर 164 पे देखें। 164 के ऊपर एक क्लासिफिकेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसके नीचे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। जब भी पेपर में आपको क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स का क्वेश्चन आए, आपने यही वाली क्लासिफिकेशन लिखनी है। 5 नंबर और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो इनफ नहीं है, सो यू हैव टू राइट दिस वन डाउन। सो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले वो एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं बनने से,
जब सेल वॉल ही नहीं होगी, घर की कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होगी, तो घर कैसे कायम रहेगा? इसी तरह बैक्टीरिया भी सरवाइव नहीं कर पाते। इसके अंदर हमारे पास पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसिरिन, वैंकोमाइसिन ये ड्रग्स आती हैं। फिर हमारे पास वो एजेंट्स आते हैं जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसको ऑल्टर कर देते हैं। एजेंट्स इनहिबिटिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को बनने से रोकते हैं। इसमें फ्लोरोकिनोलोन्स और रिफेम्पिसिन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो एजेंट्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर होती है। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, 50S एंड 30S। इसी लिहाज से हमने ड्रग्स को भी क्लासिफाई किया है। वो वाली ड्रग्स जो 50S के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती हैं आती हैं, और जो 30S पे रोकती हैं वो 30S इनहिबिटर्स कहलाती हैं। तो 50S के अंदर क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड्स आते हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, और 30S के अंदर टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं। ठीक है। 50S को याद करने के लिए CM से याद रखना, C से क्लोरमफेनिकॉल, M से मैक्रोलाइड जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, और फिर 30S की मौजूदगी में ही अच्छे से याद करो, और मैं उसके बाद पूछती हूँ।
बेटे अब जब क्लास ऑफ होने का टाइम हो रहा है तो तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ देखो, और इससे पहले तुम लोग ऑनलाइन ही नहीं हो रहे थे। जो मैंने पढ़ने के लिए दिया था वो पढ़ लिया तुम लोगों ने, रीड कर लिया है? ओके बेटे, मैं यहीं पे क्लास को आज साइन आउट करूंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम टाइम पे, नेक्स्ट वीक तुम लोगों की ऐसी है, फिर फेस टू फेस भी होगा। प्लीज नेक्स्ट टाइम टाइमली आप लोग आना। एंड नाउ आई एम गोना साइन ऑफ। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक बेटे, अल्लाह हाफिज।